नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार। आज मैं आप लोगों को उनसे मिलवाने वाला हूं जिन्होंने न सिर्फ अपने ज़िले को गौरवान्वित किया है बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हम बात कर रहे हैं सिमी करण जी की। सबसे पहले सिमी करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर मैं बात करूं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 की, जो कि आप जानते हो सिविल सर्विसेज यूपीएससी का एग्ज़ाम देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में इन्होंने 31st रैंक हासिल किया है। तो प्रदेश में अगर हम बात करें तो इनका स्थान सर्वोच्च है। तो सबसे पहले पूरी कंपटीशन कम्युनिटी की टीम से आपको बहुत सारी और ढेर सारी बधाइयाँ। सिमी जी, हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जो है वो मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को। इन्होंने 2015 में जब 12th का बोर्ड दिया था तो उस समय भी स्टेट में ये टॉपर रही थी। उसके बाद इनका इंजीनियरिंग जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे से हुआ और जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही इन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने की सोची और उसके बाद इन्होंने मात्र 10 महीने की तैयारी में ही सिविल सर्विसेज को क्रैक किया और वो भी बहुत अच्छे रैंक के साथ में, यानी कि 31st रैंक के साथ में। तो मेरा सवाल आपसे सबसे पहला यही है कि आपका जो माइंडसेट था सिविल सर्विसेज की तरफ झुकाव को लेकर, वो कहाँ से शुरू हुआ? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आईआईटी बॉम्बे जाने के बाद ही मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ शुरू हुआ। एक्चुअली वहाँ एक स्टूडेंट इनिशिएटिव चलता है अभ्यासिका के नाम से, जहाँ हम गरीब बच्चों को, स्लम के बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको हमारी तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, हम उनको पढ़ाते हैं। जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती थी, उनके एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक ऐसे फील्ड में जाना है जहाँ मैं शायद कुछ नहीं काफ़ी ज़िंदगियों को टच कर सकूं और किसी चंद ज़िंदगियों में भी अगर मैं कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसी सफ़र में फिर मैंने वहाँ पे एक माइनर किया है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में, जहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स लिए, जिससे मेरी रुचि इस फील्ड में बढ़ी। मैंने पब्लिक पॉलिसी करके एक बूट कैंप होता है, वहाँ ज्वाइन किया था, जहाँ मुझे अवसर मिला बहुत सारे फेमस आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनको सुनने का मौका मिला। उनको सुन के मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि शायद यही मेरा गोल होना चाहिए। सिमी जी, एक सवाल जो बहुत कॉमन होता है वो सवाल ये है कि जैसे ही सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट आने वाला होता है, रिज़ल्ट से पहले की दुनिया पूरी अलग होती है और रिज़ल्ट के बाद पूरी दुनिया अलग हो जाती है। मतलब फेम, नाम, बहुत सारे इंटरव्यूज़, यानी कि मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि रिज़ल्ट के बाद जो फीलिंग होता है वो जो बाकी के प्रतिभागी बच्चे होते हैं जो तैयारी में लगे रहते हैं, उन्हें बहुत मोटिवेट करता है। तो अब आपकी जो अभी वर्तमान समय की फीलिंग है वो किस प्रकार से है? पहले तो मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगी कि रिज़ल्ट आने से पहले मेरी फ़ीलिंग कैसी थी। अभी बोल रहे थे कि 1 हफ़्ते में कभी भी आ सकता है रिज़ल्ट, बट अब अगर आप मेरे पेरेंट्स को पूछेंगे तो रोज़ रात को मैं यही बोलती थी, शायद मम्मी इस बार लिस्ट में नाम आ जाए, बट मेरे को फिर से एफ़र्ट देना पड़ेगा। इस साल मैं 100% दूँगी अपना। और मैंने बहुत अनसर्टेनिटी थी, बट हमेशा मेरा फ़ोकस यही था कि अगर इस बार नहीं तो अगले बार तो मुझे पक्का से पक्का आईएएस ऑफिसर ही बनना है। तो वो एक माइंडसेट जब मेरा था तो थोड़ा मुझे स्टेबल फील होता था। फिर जब 4 अगस्त को रिज़ल्ट आया तो पहले तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ये फ़ाइनल लिस्ट है या नहीं। तो मैं ऐसे शायद 6-7 बार मैंने उस लिस्ट में अपना नाम चेक किया था। फिर जब मेरे को लोगों से कॉल आने लगे तब मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ श्योरिटी के साथ लगी कि हाँ, सच में मैं सच में उस सफ़र में आगे एक पड़ाव पार कर चुकी हूँ आईएएस ऑफिसर बनने की तरफ। बहुत बहुत खुशी हुई। मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे ये रिज़ल्ट सुन के। शुरू में बहुत ज़्यादा एक यूफ़ोरिया टाइप का था कि बाप रे, ये सच में हो रहा है कि नहीं, बट धीरे धीरे अभी एक ग्राउंडेड फीलिंग आ रही है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है कि आगे अब मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट जस्ट कि देश की तरफ, बट जो आने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको किस तरह से गाइड कर सकूं। जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने कोई ड्रीम या फिर आपका जो टारगेट है जो आपने सेट किया है उसको अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद जो फीलिंग होती है वो एक अलग ही फीलिंग होती है। इसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे ये है
कि आपके पास में बहुत कम वक्त था सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन का। जैसे कि मैं जानता हूँ जहाँ तक जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है आप सिविल सर्विसेज की तरफ आ जाती हैं, तो इतने कम समय में आपकी स्ट्रेटजी किस प्रकार से रही? जी, आपने सही कहा कि 4th ईयर में मैंने ये फ़ाइनल कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम देनी है, इसलिए मैं प्लेसमेंट्स में भी नहीं बैठी थी, क्योंकि जब हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन होता है कहीं ना कहीं हमारा जो कन्विक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठी थी, बट मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर था 4th ईयर का, वहाँ मैं बहुत रिलैक्स थी। मैं पहले तो सोची हुई थी कि माइंडसेट 4th सेमेस्टर से ही, 4th ईयर से मतलब 2nd 3rd ईयर से मैं इस बारे में सीरियसली कंसिडर करने लगी थी, बट 4th ईयर में जाते जाते ये मुझे 100% श्योर हो गया था कि यूपीएससी ही करना है। तो बट एक था मेरे मन में शुरुआत में कि मैं 1 साल लेके अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर करके दूंगी, तो इसलिए मैंने 4th ईयर में आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई खो खो टीम जो उद्घोष जाके गोल्ड जीती थी। बट दिसंबर आते आते कहीं ना कहीं मेरे पापा को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जा रही हूँ, और उनका ही ये उनको बहुत ही आई वुड रियली वांट टू थैंक हिम, बिकॉज उन्होंने फिर मुझे कहा कि इस साल तो तुमको अटेम्प्ट देना है, अब कुछ भी हो जाए वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा एफर्ट है, बट तुमको अटेम्प्ट देना है। बहुत ही ज़रूरी है। तो जब एक बार मुझे ये चीज़ डिसाइड हो गई कि अब तो मुझे इस साल का अटेम्प्ट देना है, तो मैं फुल फ्लेजेड उसी की तरफ कम्प्लीटली फोकस्ड उसी का प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने IIT बॉम्बे में एक्स्ट्रा कोर्सेज पहले लेके ख़त्म कर लिए थे ताकि मेरा जो लास्ट सेमेस्टर है वो थोड़ा रिलेटिवली रिलैक्स्ड रहे। बट मैं ये स्टिल एक चीज़ था कि मुझे बैलेंस करते हुए चलना था, क्योंकि IIT जैसे कॉलेज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आई वॉज़ ऑल्सो मेरे बैच की आई वॉज़ द गर्ल्स टॉपर इन टर्म्स ऑफ CGPA, तो वहाँ पे भी मुझे रिकग्निशन मिला था एज रमेश चंद्र सिन्हा एक्सीलेंस अवार्ड विच इज़ गिवन टू द गर्ल्स टॉपर इन द बैच। सो अगर उस चीज़ को देखा जाए तो शुरुआत में 6 to 8 आवर्स ऑफ स्टडी स्टार्टिंग से कर रही थी फुल फ्लेजेड फॉर UPSC। उसके बाद धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम क्लोज़र आते गया आई हैड टू इंक्रीज़ माई वर्क स्टडी आवर्स 10 to 12 आवर्स। प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रही कि आई विल नॉट टेक इट एज अ नॉलेज गेम। ऐसे तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, मैं कितना पढ़ सकती हूँ, मैंने हमेशा इसको एक एलिमिनेशन गेम की तरह लिया है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट्स, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स के जो प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं वो मैंने बहुत सारे दिए थे। ऑलमोस्ट 1 मंथ तक मैं डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट लिख रही थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ताकि मेरा एक पर्टिकुलर बेंट बन जाए टूवर्ड्स अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। मैंने एक चीज़ थोड़ी लेट रियलाइज़ की कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं, और साथ ही साथ उसका जो ऑफिशियल की है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मल्टीपल वेबसाइट्स पे आई वाज फाइंडिंग मल्टीपल आंसर्स ऑफ द सेम क्वेश्चन। तो ये चीज़ मैं एक बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ टेक आउट द टाइम टू सी द ऑफिशियल की, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि UPSC किस तरह से सोच रहा है जब वो एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो आई थिंक दीज 2 थिंग्स कैरीड मी फॉरवर्ड इन प्रीलिम्स एंड एग्ज़ाम हॉल में भी मेरा माइंडसेट कम्प्लीटली यही था कि किस तरह मैं एलिमिनेट करके क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी देखूं। तो जब इस तरह से मैं इसको अप्रोच कर रही थी तो ये चीज़ था कि आई एम अ वेरी मेटिकुलस पर्सन प्लानिंग के टर्म्स में। आई सेट मंथली टारगेट्स, आई सेट वीकली टारगेट्स, मैं डेली टारगेट्स, कभी कभी आवरली टारगेट्स लेके भी बैठती थी, ताकि मैं परफेक्शन के पीछे नहीं, रैदर कंप्लीशन के पीछे फोकस करूं। इतने टाइम में ये टॉपिक को जैसे मुझे 100% कंप्लीट ही करना है। तो ऐसे ही एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हुए मैंने इस एग्ज़ाम को आगे देखा। जी बिल्कुल, सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हार्डवर्क की आवश्यकता तो होती ही है, उसके साथ में एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपका जिस तरह से आपने बताया कि आपकी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स के लिए किस प्रकार से था, मेंस के लिए किस प्रकार से था, उसके बाद एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है ऑप्शनल चूज़ करने का ऑप्शन। क्योंकि कई अगर आप एस्पिरेंट्स को देखोगे तो 2 साल 3 साल तो वो ऑप्शनल में कंफ्यूज होते हैं, चेंज करते रहते हैं। आपने इतने कम समय में एकदम परफेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया? आपका माइंडसेट किस प्रकार से था?
जी, ऑप्शनल शायद दैट वाज़ द वन थिंग जो मैंने पहले से कर लिया था। मैंने 4th ईयर के शुरुआत में ही काफ़ी लोगों से बातचीत की थी इस बारे में। पहले मैंने सिलेबस देखा, मैंने क्वेश्चंस देखे और थोड़ा मेरा झुकाव किस तरफ है वो जो 2-3 ऑप्शनल मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिए थे। एक मेरे मन में केमिस्ट्री भी एज एन ऑप्शनल था बिकॉज़ इवन जेईई टाइम पे वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा था। बट फिर मैंने एक चीज़ ये भी सोची कि मुझे थोड़ा ओवरलैपिंग सब्जेक्ट विथ माय जनरल स्टडीज़ पेपर्स वैसा चाहिए, तो फिर मैं आर्ट्स की तरफ देखी। मैंने काफ़ी सारी टीचर्स, काफ़ी सारे हमारे जो सीनियर्स हैं आईआईटी में जिन्होंने भी क्लियर किया है, उनसे भी बात की थी इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग द ऑप्शनल। बट अल्टीमेटली जो मेरे लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स थे इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन वाज फर्स्ट मेरा इंटरेस्ट। आई थिंक that should be your foremost point while deciding the optional, because आपको ये चीज़ बहुत ही इन डेप्थ, बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही लंबे समय तक पढ़ना है। अगर 1 साल नहीं तो 2 साल, 3 साल, जितने साल में आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होता है, आपको हर बार उसकी पूरी थियोरी, उसके थिंकर्स, उसके एनालिस्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो। तो दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ PSIR एज एन ऑप्शनल मुझे बेनिफिट ये हुआ कि इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट ओवरलैप विद GS2 बिकॉज पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस। GS1 का जो सोसाइटी सेक्शन है उससे अगर हम इस साल देखें सेक्युलरिज्म जैसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए थे। GS4 में जो हम थिंकर्स पढ़ते हैं दे आर सिमिलर, सोक्रेटिस, प्लेटो, वो सब हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। तो ऐसे मेरे ऐसे में भी काफ़ी कोट्स वगैरह हम पढ़ते हैं जो हमारे यूज़ हो सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि बिकॉज आई हैव सो लिटिल टाइम टू प्रिपेयर, अगर मैं ऐसा कोई ऑप्शनल चुनूँ जो यहाँ पे भी मुझे हेल्प कर दे तो माई वर्क वुड गेट हाफ डन। तो वैसे सोचते हुए PSIR वॉज अ गुड ऑप्शनल। थर्ड, कुछ लोगों को उसका जो डायनामिज़म है, जो मल्टीपली हमको कंटिन्यूसली करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना पड़ता है, वो चीज़ कुछ लोगों को इट माइट सीम लाइक अ सेटबैक बिकॉज हमको कंटिन्यूसली न्यू मटेरियल पढ़ना है। बट आई पर्सनली इन्जॉयड इट अ लॉट बिकॉज वो जो एक मोनोटोनिसिटी एक टाइप की आ जाती है कि वही चीज़ ओवर एंड ओवर अगेन पढ़ रहे हैं, वो चीज़ कभी मुझे फील नहीं हुई। एवरी डे आई हैड समथिंग न्यू टू रीड एंड आई थिंक PSIR in general gave me a particular bent of mind. So these things should be definitely kept in mind, and this is not just about PSIR as an optional but any optional in general. आपको अपने strong points देखने पड़ेंगे कि आपका analytical skills better है या maybe a little bit some subjects require a lot of remembering. अगर वो आपका stronger point है तो आप अपने strengths के हिसाब से आगे बढ़िए। जी बिल्कुल, आपका जो भी प्रिपरेशन की सबसे पहले तो आप प्लानिंग आपका होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो जो भी एनालिसिस आप करें तो आप अपने इंटरेस्ट उसमें देखें कि कहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, उसके बाद प्लान और स्ट्रैटेजी हार्ड वर्क के साथ में ये आपको बहुत ज़रूरी होता है ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इसके बाद सिमी जी, मेरा आपसे अगला सवाल है कि कोविड-19 की वजह से जो भी अभी प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशन है उसमें जो अभी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की हम लोग बात कर लें तो इस साल जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 28 मई को होने वाला था, वो अब अक्टूबर में होगा। तो इस बीच में बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और कई सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो इस बीच में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होना चाहिए? जी, एक समय पे मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट थी, तो आई हैव ऑल्सो टिल द 4th of August जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था मैं भी इसी अनसर्टेनिटी के साथ थी। जैसे मुझे याद है जब मेरा एक बार एग्ज़ाम हो गया, इंटरव्यू हो गया और फिर लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया एंड द इंटरव्यूज़ कुड नॉट बी कंटिन्यूड, तो मुझे एक बात के लिए लगा कि फिर रिज़ल्ट्स का क्या होगा, फिर नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए भी मैं तैयारी कर रही थी तब, बट देन द डेट्स गॉट शिफ्टेड। तो ये एक अनसर्टेनिटी थी, बट एज सुन एज आई रियलाइज्ड कि डेट्स शिफ्ट हो गई हैं एंड 4th October इज़ द न्यू डेट। फिर नाउ आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि क्या अब 4th October फाइनल डेट है या नहीं। मेरे मन में वैसा क्वेश्चन नहीं आया था, मेरे मन में ये आ गया था कि येस
आई गॉट 3 और 4 मंथ्स ऑफ एक्स्ट्रा प्रेपरेशन टाइम। तो अब मैं ये नहीं सोचूंगी कि नेक्स्ट मेरा डेट क्या है। नाउ आई हैव टू टेक इट दैट 4 अक्टूबर इज़ माई टारगेट एंड मैं उस हिसाब से प्रेपरेशन करूँगी। उस टाइम पे मैं प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करी थी, बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ आई हैव सम एक्स्ट्रा टाइम, तो देन मैंने अपना ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़ का प्रेपरेशन वापस रिज्यूम कर लिया, ताकि कुछ जो बिकॉज आई प्रिपेयर्ड इन सच अ शॉर्ट टाइम, कुछ टॉपिक्स थोड़े अंडर प्रिपेयर रह गए थे। एंड प्लस माई एक्सपीरियंस फ्रॉम मेंस, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं। तो देन आई स्टार्टेड इमीडिएटली शिफ्टेड एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दोज टॉपिक्स। तो एक्चुअली कोविड टाइम में देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, लाइक द डेट्स, वेदर उस दिन होगा या नहीं, किस सिचुएशन में होगा, कि आपको मास्क पहने रहना पड़ेगा। बट देयर आर सम थिंग्स विद इन योर कंट्रोल, दैट इज़ योर प्रेपरेशन एंड योर मेंटल फ्रेमवर्क। इस टाइम पे आई नो, मतलब इट माइट साउंड अ बिट रूड, बट सबका अलग अलग सिचुएशन है। अब मैं अगर अपने घर के कंफर्ट से ये बात बोल पा रही हूँ कि मैं बैठ के कंफर्टेबली प्रिपरेशन कर ली, और कुछ बच्चे ऐसे हों जो घर नहीं जा पाए हों, वो कहीं स्टक हो गए हों, उनके लिए सिचुएशन बहुत अलग है। बट आई थिंक इन एवरी केस योर मेंटल फ्रेमवर्क, योर मेंटल स्टेट डिटरमाइंस व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव इन लाइफ। वो कोई भी सिचुएशन हो, ये मेरे अभ्यासिका के एक्सपीरियंस से खास करके मैंने देखा है, क्योंकि मैं काफ़ी बार बहुत डिप्रेस्ड तरीके से उन बच्चों के पास जाती थी कि यार मतलब इतना कुछ हो रहा है लाइफ में, मुझसे नहीं हो पाएगा यूपीएससी। बट वो बच्चे मुझे बोलते थे दीदी आपसे नहीं हो पाएगा तो किससे होगा, देखिए आपकी वजह से हम मोटिवेट होके जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो तब मुझे लगता है कि इट्स रियली अ मेंटल फ्रेमवर्क। आप किसी भी सिचुएशन में रह के आप बहुत अच्छा अपना कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड योर मोटिवेशन इज़। तो उस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी होगा। जी सिमी जी, आपने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि ऐसे समय में इस कोविड के सिचुएशन को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो। जो भी आपका एग्ज़ाम डेट डिले हो रहा है, तो आप अपना टारगेट सेट करके एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझकर इसे एक्स्ट्रा टाइम की तरह लेकर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जारी रख सकते हो, पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ में। अगला सवाल ये है कि आपने जो भी प्रिपरेशन किया ये पिछले 10 महीनों में, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन की भूमिका या फिर इंटरनेट की भूमिका किस प्रकार से रही? आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरे प्रिपरेशन में, बिकॉज आई वॉज नॉट फिज़िकली कनेक्टेड, बिकॉज मेरा क्लासेस साथ में चल रहे थे, मेरा कॉलेज था। तो जो स्पेशली प्रीलिम्स टाइम पे तो जो भी मेरे को मटेरियल रिक्वायर्ड था लार्जली मैंने ऑनलाइन क्लासेस में देख लिया था। कोई भी टॉपिक जो मुझे कॉन्सेप्चुअली डाउटफुल होता था, मैं उनको यूट्यूब में सर्च करके मैं उनको समझ लेती थी। और फिर मेंस में काफ़ी बार क्या होता है कि जो मेजर टॉपिक्स हैं उसके लिए मटेरियल सफिशेंटली अवेलेबल हो जाता है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल टॉपिक्स लाइक सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स या गवर्नेंस के भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं लाइक सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट एट्सेट्रा, उनका मटेरियल बहुत ज़्यादा वेल कंपाइल्ड एक जगह पे नहीं मिल पाता है। तो ये मटेरियल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल कोई ना कोई बना के रख ही दिया होता है। तो आई जस्ट गो टू यूट्यूब या फिर गूगल, सर्च दैट टॉपिक, टाइप यूपीएससी एट द एंड, तो उससे जो रेलिवेंट मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाता था एंड आई जस्ट यूज टू ग्लैंस थ्रू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। अदर देन दैट इवन मैंने जैसे पीपल से कि प्रेपरेशन टाइम में यू शुड गेट डिसकनेक्टेड विद द वर्ल्ड, फेसबुक वगैरह ये नहीं चलाना चाहिए। आई एम इन जनरल नॉट टू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बट आई नेवर डिसकनेक्टेड माई सेल्फ। आई कंटिन्यूसली, मतलब डेली एक बार तो फेसबुक देख ही लेती थी मैं। बट वॉट आई डिड वॉज, फेसबुक में भी जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, जो मेजर वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल ORF वगैरह मुझे फॉलो करना होता था अपने ऑप्शनल के लिए, उनको मैंने टॉप फीड पे रख दिया था। तो इवन व्हेन आई एम ओपनिंग फेसबुक, द फर्स्ट थिंग्स आई एम सीइंग आर कम्प्लीटली रेलिवेंट टू माई प्रेपरेशन। और अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा तो इट्स अ 2 और 3 मिनट रीड, तो जल्दी से मैंने उसमें से ग्लैंस कर लिया। अदर देन दैट मैं अपना न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ती हूँ। मेरे को ऑफलाइन फिजिकल न्यूज़पेपर पकड़ के पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, because when you're reading online,
दे हैव अ डिफरेंट फॉर्मेट जिसमें हेडिंग्स एक साइड में आते हैं। और कई लोगों को सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ना अच्छा, कई लोगों को दैट इज़ अ पर्सनल ऑप्शन, दैट इज़ एब्सोल्युटली अप टू देम। मेरे लिए बेनिफिट ये होता था कि मैं राइट साइड में हेडिंग्स पहले पढ़ लेके रेलिवेंट टॉपिक फिल्टर आउट कर लेती थी, तो देन आई एम नॉट सीइंग द एंटायर पेज स्क्रोलिंग थ्रू एवरीथिंग एंड दैट इज़ टेकिंग लेस ऑफ माई टाइम। तो मैं उस तरह से फ़िल्टर आउट करके, आई थिंक दिस एग्ज़ाम इज़ अ लॉट अबाउट फिल्टरिंग आउट द अननेसेसरी स्टफ। तो माई एफर्ट वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू reduce the amount of studies that I have to do, because समय कम था, I was always focusing on quality over quantity। तो उस तरह से ऑनलाइन मीडियम मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया एंड ऑनलाइन एजुकेशन डेफिनेटली इज़ यूज़फुल। जी बिल्कुल। आज के टाइम पर और जो ख़ास सिचुएशन है उस टाइम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस फील्ड में लगे हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में, उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करें, सही सोर्सेज का इस्तेमाल करें। अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ करें जैसा कि सिमी जी ने बताया, तो उससे किस तरह से यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप सोशल मीडिया का कितना फ़ायदा लेना चाहते हैं। इसके बाद मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो ऑफलाइन क्लासेस लिया करते थे। वो बच्चे खासकर छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि उनके क्लासेस बंद हो चुके हैं। मेंस का शेड्यूल हो चुका है, मेंस का फॉर्म भरा चुका है, लेकिन डेट क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन उनके मन में ये सवाल बहुत सारे हैं और क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे आते हैं कि हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, हम क्या करें, हम ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो आप उन स्टूडेंट्स को या फिर एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन की तरफ कैसे शिफ्ट हुआ जाए? एक चीज़ तो हमको ये सोचनी ही पड़ेगी कि आगे चलते हुए दुनिया मोर एंड मोर डिजिटल होती जा रही है, तो क्विकली अडेप्ट करना ज़रूरी होगा। आज नहीं तो आज से 10 साल बाद आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट हैपनिंग ऑन ऑनलाइन मीडियम। ऑफलाइन धीरे धीरे कम होने की तरफ जा रहा है बिकॉज इट इज़ रीचिंग आउट टू सो मैनी पीपल। तो हाँ, देर आर मतलब इन जनरल मुझे भी थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करने का एक इंक्लिनेशन था, बट थोड़ा मैं हमेशा ये कोशिश कर रही थी कि हाउ टू फाइंड आउट ऑनलाइन टूल्स जिसकी वजह से थोड़ा इजी हो जाए। तो अगर आप एक बार में एक दिन में लेट्स से 8 आवर्स आप कंटिन्यूसली ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप थोड़ा प्रोपोर्शनेटली धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाइए। यू कैन स्टार्ट ऑफ विद लाइक 1 आवर और 2 आवर्स ऑनलाइन एंड बाकी टाइम आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए ऑफलाइन, या और कोई ऑफलाइन मटेरियल पढ़ लीजिए एंड धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज़ योर टाइम टुवर्ड्स द ऑनलाइन मटेरियल। सो आई थिंक दैट वे यू कैन स्लोली बिल्ड अप योर माइंड। हाँ बिल्कुल। एक साथ अभी जो बच्चे मतलब ऑफलाइन क्लासेस किया करते थे वो अचानक से अगर ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहें तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन आज नहीं तो कल जैसा कि इन्होंने बताया आपको ऑनलाइन मोड में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी एक पॉजिटिविटी थॉट के साथ में। इसके बाद अगला सवाल सिमी जी आपसे ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हर एस्पिरेंट्स के मन में आता है कि सिविल सर्विसेज खासकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में आपसे इंटरव्यू में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ख़ासकर जब आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं तो क्या आपके इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछे गए? जी बिल्कुल। जब इंटरव्यू होता है दे आर लुकिंग एट योर होलिस्टिक पर्सनैलिटी। वो काफ़ी काफ़ी से आपकी पर्सनैलिटी जानने की कोशिश करते हैं। सिंस आई हैव लिव्ड माई एंटायर लाइफ इन छत्तीसगढ़, तो डेफिनेटली छत्तीसगढ़ से कुछ सवाल तो थे। जैसे एक स्पेसिफिक सवाल जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, दिस वाज रिलेटेड टू माइनिंग। उन्होंने बोला कि ऐसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगह रिबेल्स वगैरह हो रहे हैं कि और देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और वो उन लोगों को बेनिफिट नहीं कर रहा है। तो आपको कैसे लगता है कि किस तरह से हमको ये चीज़ आगे करनी चाहिए, बिकॉज़ ये भी हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को मैंने इस तरह से रिप्लाई किया कि हम जब एक एरिया में जाके, एक जंगल में जाके वहाँ पे माइनिंग करते हैं, तो हम एक बहुत ज़्यादा टॉप डाउन अप्रोच रख रहे हैं। हमको एक आउटसाइडर्स की तरह देखा जा रहा है और हम बहुत सारा डेवलपमेंट एक बहुत ही फास्ट पेस में करना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एलिनेटेड फील होता है। उनको लगता है कि ये सब में हमने इतना सफ़र किया बट हमको तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाया।
तो यही चीज़ मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हमको ये जो डेवलपमेंट है उस रीजन का, या जो भी माइनिंग हम कर रहे हैं, वो एक बहुत ही ग्रेजुअल पेस पे होना चाहिए, और साथ ही साथ हमको ट्राइबल्स को पार्टनर्स की तरह देखते हुए लेना है, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ भी फोकस रखना है। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से राजरा माइंस वाले एरिया में जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स वगैरह चलाए जाते हैं, उनके लिए कोचिंग वगैरह एक्सक्लूसिवली चलाए जाते हैं IIT, JEE, UPSC वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए, और इस तरह से वहाँ से भी काफ़ी सारे बच्चे अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको दूसरी जगहों पे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक सवाल था। दूसरा एक सवाल था जहाँ पे एक कंपैरिजन के बीच में मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि छत्तीसगढ़ में एक तोन्ही प्रथा चलती है जहाँ पे जो ओल्ड विमेन हैं इनको ऑस्ट्रासाइज किया जाता है पूरी कम्युनिटी से, उनको उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता है, एंड वो बहुत ही उनकी मेंटल हेल्थ वो सब पे फोकस नहीं किया जाता है। तो जो अगले पैनल मेंबर थे उन्होंने वो पॉइंट को सुना और उन्होंने मुझे बीच में एकदम से एब्रप्टली पूछ लिया कि अच्छा, आपने अभी इस प्रथा के बारे में सुना है, तो आप अगर वहाँ पे काम करेंगी तो उस चीज़ को आप कैसे रिजॉल्व करेंगी। तो अगेन मैंने इस चीज़ में एक बहुत ही कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच लिया। यहाँ पे मैंने ऐसे रिप्लाई किया कि अगर हम बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जाके ये बोलते हैं कि हमको ये हटाना है, तो उनको वो चीज़ बहुत एक्सेप्टेबल नहीं लगेगी, क्योंकि ये लगेगा कि ये हमारी प्रथाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम वहाँ के जो लोकल सरपंच हैं, जो उनके ट्राइबल और रिलीजियस लीडर्स हैं, जो बहुत ही जाने माने नाम हैं उनके कम्युनिटी में, उनको अगर हम अप्रोच करें और उनके थ्रू हम ये बात उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, और साथ ही इसको उनकी लैंग्वेज में जो लोकल डायलेक्ट्स हैं उसमें पहुँचाने की कोशिश करें, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहेगा और ये बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा, क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच होगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे छत्तीसगढ़ रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिमी जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे देखें UPSC सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं। तो सिमी जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इसके पीछे का कारण क्या है और किस प्रकार से चैलेंजेस हैं छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए कि वो आखिर क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा परफॉर्म कर पाते। ऐसे देखा जाए तो जब हम छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है जब लोग सबसे पहली बात नक्सलिज़म की करते हैं। जब मैं IIT बॉम्बे पहुंची थी तो काफ़ी लोगों का भी यही मानना था, और धीरे धीरे आई थिंक वहाँ पे भी जब बच्चों ने, छत्तीसगढ़ के बच्चे जो वहाँ गए हैं, जब उन्होंने परफॉर्म किया नॉट जस्ट एकेडमिक्स में बट दूसरे काफ़ी सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, तब उनको शायद कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ होगा कि वहाँ से बैठ के जो वो यहाँ के बारे में सुनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक आउटसाइडर तरीके का व्यू है। यहाँ पे भिलाई में रहते हुए मैंने बहुत ज़्यादा अर्बन सिटीज़ में भी एजुकेशन हब की तरह एक भिलाई को तो डेवलप होते हुए देखा ही है। देयर आर सेवरल और भी, जैसे कि नॉट जस्ट IIT बट मेडिकल के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, और अभी UPSC की भी तरफ काफ़ी सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होते हुए देखी हैं। इवन ऑनलाइन माध्यम में जो अगर हम देखा जाए तो दूसरे जो स्टेट PSCs वगैरह थे उसके लिए एक ऑलरेडी डेवलप्ड एक बेस था, बट यहाँ पे भी उस फील्ड में ऑनलाइन एजुकेशन में डेवलप हो रही हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट देयर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो, बिकॉज अगर हम देखें जो एकदम इंटीरियर एरियाज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे एक मैंने बहुत ही फेमस एक्स IAS ऑफिसर का नाम सुना है, OP चौधरी सर का नाम। उन्होंने दंतेवाड़ा में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो उस तरह के मुझे लगता है और अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए जिससे कि वो और प्रोत्साहित हों। दूसरी बात ये है कि मुझे एक लगता है कि ये एक मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड का भी बात है। आप अपने आप को बाहर वालों के नज़रिए से मत देखिए। यू योरसेल्फ शुड डिफाइन व्हाट छत्तीसगढ़ स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट यू वांट टू प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ एज। आज से अगर 20 साल पहले देखें, जब छत्तीसगढ़ फाउंड हुआ था, तब हमारा एक इमेज क्या था और आज के दिन में क्या है, दिस अ होल ड्रास्टिक लेवल ऑफ चेंज। और अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में भी हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ रेट्स। तो उस तरह से हम अपनी आइडेंटिटी खुद डिफ़ाइन करें बाहर जाते हुए, ये मैं लोगों को बोलना चाहूँगी, यहाँ के बच्चों, यहाँ के यूथ को खास करके बोलना चाहूँगी।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के यूथ के लिए। तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये जो कोट है इसको अपना माइंडसेट बनाइए और जो भी राष्ट्रीय स्तर पे एग्ज़ामिनेशन होता है वहाँ पर अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कीजिए। वो कैसे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जिस मोड में भी हो, वो आपका माइंडसेट आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद सिमी जी, लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा कि आपका एकेडमिक प्रोफाइल अगर हम देखें, जैसे हमने शुरू में भी बात किया, 2015 में आपने 12th में भी टॉप किया, उसके बाद IIT बॉम्बे, उसके बाद सिविल सर्विसेज में 31st रैंक। एवरेज स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो मुझसे UPSC नहीं हो पाएगा, वो पीछे हट जाते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए आपके पास में क्या मैसेज है सर? मैं आप सभी को एक एग्जांपल देना चाहूँगी। ये मेरी एक स्टूडेंट थी अभ्यासिका में। शी वॉज़ फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, वेरी अंडर प्रिविलेज फैमिली। वो स्लम्स में रहती थी और उसको शुरू में लगता था कि IIT JEE उससे क्रैक नहीं हो पाएगा, शायद उसका प्रेपरेशन उस लेवल का नहीं है, या इवन मेरी स्कूलिंग वैसी नहीं रही है कि मैं इतने बड़े बच्चों के साथ कंपेयर कर सकूं। बट उस लड़की में मैंने एक ज़ील देखा था कि मुझे कुछ तो अच्छा करना है, कुछ भी नहीं तो मुझे इंजीनियरिंग में ही एक अच्छे कॉलेज में घुसना है। तो वहाँ पे हमने उनको काफ़ी मोटिवेट किया था उस बच्ची को, क्योंकि हमें वो पोटेंशियल दिख रहा था, क्योंकि एक जो नॉलेज, एक ग्रास्पिंग पावर था उसका, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एंड दैट इज़ नॉट डिफाइंड बाय हर एजुकेशन वेयर शी हैज़ डन हर स्कूलिंग फ्रॉम। तो फिर धीरे धीरे जब हमने एक पॉजिटिव माइंडसेट कम्प्लीटली बिल्ड कर लिया था, उस लड़की में जो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन दिख रहा था, दैट इज़ समथिंग विच आई सी लैकिंग इन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स बट इन जनरल ऑल्सो। तो आप सबसे पहले तो अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को रखिए जो आपको एक पॉजिटिविटी के साथ फिल करते हैं। अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दीजिए कि मैं इस बैकग्राउंड का हूँ या इस बैकग्राउंड की हूँ और मैं इन लोगों के साथ कैसे कंपेयर कर सकूँ, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी समवन हु इज़ बेटर देन यू इन लाइफ। इवन जब मैं IIT पहुँची थी तब मुझे लगता था वाह, यहाँ की तो मैं टॉपर हूँ, और वहाँ जाके मुझे शुरुआत के कुछ महीनों में ये बिल्कुल फील हुआ था कि यार मैं तो एक, मतलब मेरा मेट्रोपॉलिटन अपब्रिंगिंग नहीं है, लोग इतने बड़े बड़े शहरों से पढ़ के आते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना स्ट्रॉन्ग है। बट देन आई रियलाइज्ड कि मेरी ग्रास्पिंग पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं वो चीज़ उन्होंने शायद इतने सालों में सीखी है, मैं इतने कम समय में सीख सकती हूँ। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई आई कुड डू बोथ अकेडमिकली एंड इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ वेरी वेल। तो आप सबसे पहले तो एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, एंड फिर उस चीज़ की तरफ काम कीजिए। आप एक अच्छी गाइडेंस अपने लिए अगर ढूंढ सके तो उस पे अपना एनर्जी ज़ाया कीजिए, ना कि इस चीज़ पे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि जिस दिन आप ये क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे उस दिन आप काम करना शुरू कर देंगे, एंड देन यू कैन अचीव ऑल योर ड्रीम्स। लास्ट में आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट के साथ में आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी टारगेट हैं, सिर्फ उस पर काम करें। गाइडेंस किस प्रकार से लेना है ये सब आपके ऊपर में डिसाइड करता है। एक पॉजिटिव थॉट के साथ में अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए, और जो भी आपके टारगेट्स हैं उस तरफ जोर तोड़ से लग जाइए। तो बहुत कुछ बताया सिमी जी ने, और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इस इंटरव्यू में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। इन्होंने अपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, और इसके बाद आगे आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है, उस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। सिमी जी, इस इंटरव्यू में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते क्या हमारे व्यूवर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं आप सभी को एक कोट बताना चाहती हूँ जिसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। ये मेरे व्हाट्सएप पे है, ये मेरे रूम के दीवार पे हमेशा चिपका रहता था। बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, जिसका मतलब ये है कि आप अपने साथ हमेशा सच्चाई बरकरार रखिए। आप अपने आप के सबसे बड़े क्रिटिक होने चाहिए। आप डिसाइड कीजिए कि आपने जो आज पूरे दिन भर एफ़र्ट दिया है क्या वो अप टू द मार्क है, मुझे किस तरह से उसमें चेंजेस लाने हैं ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूं। जब आप ये करना चालू करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऐसी काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो आप अपने पर्सनल लेवल पे ही करेक्ट कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। दैट्स इट।